हमारा कंसेप्ट चला हुआ था सोशलाइजेशन एंड कम्युनिटी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नेबरहुड के बारे में, एक्सटेंडेड फैमिली, रिलीजियन ग्रुप, देयर सोशलाइजेशन, क्या क्या उनके सामाजिक कार्य है, क्या म्यूचुअल डिपेंडेंस है मैन एंड सोसाइटी की। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है हमारी सोशलाइजेशन का मतलब आपको पता है कि एक बच्चा जब समाज में रहकर क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कैसे व्यवहार करना है, क्या उसकी संस्कृति है, ये सारी चीजें सीखता है, तो वही आपका क्या कहलाता है, सोशलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग ढंग से क्या है अपनी डेफिनेशन दी है, ये आपने कल भी पढ़ा था, क्योंकि जब फैमिली का आया तो भी पहले सोशलाइजेशन का मीनिंग था, फिर फैमिली का योगदान बताया था। अब आपको सोशलाइजेशन में किसका बताना है, आपके नेबरहुड का। ठीक है, नेबरहुड और मानव के हाँ जी, हाँ जी, नेबरहुड, एक्सटेंडेड फैमिली, रिलीजियन ग्रुप एंड देयर सोशलाइजेशन फंक्शन। आस पड़ोस और उसके सामाजिक कार्य। बताइए कौन सा बच्चा बताएगा या मैं ही करवाऊं? मैम पहले वो चाइल्डहुड वाला होने दो। बताइए। हाँ मैम धार्मिक समूह वाला बता दूं पहले, क्योंकि करना तो है ही। हाँ करना, वो बता दो। हाँ मैम, धार्मिक समूह का योगदान बताना है हमें, समाजीकरण में क्या योगदान होता है इनका। जैसे धार्मिक समूह से हमें पता है वो होते हैं मतलब धार्मिक संस्थान है, या फिर आजकल जैसे अब महाराज वगैरह, महाराज जैसे कि जैसे अनिरुद्धाचार्य हैं या प्रेमानंद जी महाराज हैं, ये क्या है अपने धर्म से रिलेट मतलब धर्म को अपना आधार बनाकर समाजीकरण कर रहे हैं, लोगों को अच्छी बातें सिखा रहे हैं, मतलब समाज में कैसा व्यवहार करना है, क्या मूल्य, क्या नैतिकता अपनानी है। ये मैम ठीक है, हाँ सही हाँ ठीक है एग्जाम्पल बेटा, दिए हैं। ठीक है। तो ये आते हैं धार्मिक समूह में, जो भाई हमें समाज में रहने के तरीके, मतलब कहने का समाजीकरण के कोई 4-5 पॉइंट ही होते हैं, जैसे व्यवहार, मूल्य, नैतिकता, कि आपको समाज में कैसा व्यवहार करना है। तो यही जो 4-5-8-10 चीजें होती हैं, इन्हीं को लेकर एक परिवार, धार्मिक समूह या एक विद्यालय, इनकी योगदान बतानी है हमें। चीजें वही होती हैं, बस सबके अपने रोल अलग अलग हो जाते हैं अलग अलग जगह पर। अब इसमें पहले है जैसे धार्मिक समूह में ये होता है कि सबसे पहले है नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर रहा है धार्मिक समूह नैतिक मूल्यों का विकास कर रहा है, जैसे कि मतलब सही गलत का ज्ञान देते हैं लोगों को। अब मैम मैं इसी का एग्जांपल लेके चलूंगी, जैसे कथावाचक जो होते हैं आजकल, ये मैम धार्मिक समूह में ही आते हैं। तो हाँ ये जी, क्या है, लोगों, अब जो कथावाचक है इनको सुनने इतनी दुनिया आती है, कथा तो सुनाते हैं ये भागवत, लेकिन साथ साथ जीवन मूल्यों का भी बारे में बताते रहते हैं कि क्या सही गलत है, सत्य बोलना चाहिए आपको, ईमानदारी, दया, करुणा, सेवा भावना होनी चाहिए। मैम इसी के थ्रू ये धार्मिक समूह इसके थ्रू ही अपना खुद योगदान देते हैं। जैसे मैम ये मैं मतलब उसकी कथा सुनती हूँ, जैसे ये अनिरुद्धाचार्य हैं, ये उन्होंने अपनी गौरी गोपाल आश्रम चलाया हुआ है, जिसमें वृद्ध महिलाओं को अपने वहाँ आश्रम में रखते हैं, मतलब और क्या बोलते हैं, रसोई उनको चलाते रख हैं के उनकी, सेवा वगैरह कराते हैं, सेवा सेवा वगैरह। करते हैं उनकी। यस मैम। और सामाजिक नियम और अनुशासन कैसे देते हैं, ये सामाजिक नियम अनुशासन देते हैं कि मतलब समाज में किन नियमों का पालन करना है, अनुशासन से रहना है आपको, किसी के साथ कोई उल्टा सीधा व्यवहार नहीं करना, पूजा पाठ, और मतलब क्या मैम ये धर्म की तरफ भी अग्रसर करते हैं लोगों को, कि मतलब धर्म का प्रचार कर रहे हैं ये अपने, जैसे हिंदू धर्म के प्रचारक होते हैं ये सारे लोग, कि मतलब लोगों में हिंदू धर्म का प्रचार हो, अपने रीति रिवाज ना भूले, अपनी परंपराओं को। मैम 1 मिनट लग गई है उसकी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। जैसे कि मैम अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं, हर कास्ट में अलग अलग तरह के जाति होता है, लेकिन सब अपने प्रचार करते हैं अपनी अपनी तरह से। क्रिश्चियन लोग अपनी प्रचार करते हैं, हिंदू धर्म के लोग अपनी अपनी प्रचार करते हैं। इस तरह से धर्मों को आगे बढ़ाया जाता है। हाँ जी, यानी कि हर एक धर्मों में क्या है, उनके धर्म के अकॉर्डिंग जो भी नैतिक मूल्य हैं, जो भी रिवाजें हैं, वो चीजें उनको सिखाई जाती हैं। बच्चों का क्या है, उनके बारे में उनको बताया जाता है। ठीक है, इसमें जैसे आपके धार्मिक समूह में आगे आपके मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में, हर जगह आपको क्या है, बच्चों को नैतिक मूल्य की शिक्षा दी जाती है। कैसे भारतीय समाज है, कैसे भारतीय संस्कृति है, और भारत की कहाँ कहाँ पर आपकी आस्था है, उन चीजों को यहाँ पर
बताया जाता है, क्या हमारे वैल्यूज़ हैं, क्या हमारे आइडल्स हैं, ठीक है? और क्या-क्या हमारे लिए अच्छी चीज़ है, क्या बुरी है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता लग रही हैं? हमारे रिलीजियस ग्रुप से, ठीक है? हमारे धार्मिक संस्थाओं से। ये क्या है? एक ऐसी इफ़ेक्टिवली संस्थाएँ होती हैं जो समाज में रहकर लोगों का समाजीकरण करती है। हर व्यक्ति अपने धर्म को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। तो ये था आपका धार्मिक समूह को लेकर। एक बात आती है आपकी नेबरहुड को लेकर, ठीक है? एक बच्चा मेरे से ना पेज नंबर पूछ रहा था। ये आपकी सेकंड यूनिट का सेकंड पॉइंट चल रहा है बेटा, समाजीकरण वाला, ठीक है? समाजीकरण में समाजीकरण और समुदाय यानी कि क्या रोल है आपके आस-पड़ोस का, आपके रिलीजियन ग्रुप्स का, ठीक है? क्या-क्या इनके फंक्शंस हैं, ठीक है? फैमिली का, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, इनके क्या-क्या रोल हैं। तो आस-पड़ोस का देखते हैं भई, आस-पड़ोस में कैसे बच्चे का समाजीकरण होता है? भई आस-पड़ोस से हमारा नेबरहुड से हमारा सोशलाइज़ेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके रहने के का क्या स्टैंडर्ड है वो ज्ञात होता है, बच्चे के परिवार का आकार, उसका पड़ोस आदि के व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, ठीक है? घर का भौतिक वातावरण दोस्त अगर मान लीजिए आपका आस-पड़ोस बहुत अच्छा है, जहाँ पर क्या है जेंटली बात करते हैं लोग, तो आपके बच्चे भी वैसे ही बात करना शुरू कर देते हैं। अगर आपका पड़ोस ऐसा है जहाँ पर हर रोज़ कोई शराब पी कर आता है, गाली-गलौज होता है, मार-पिटाई होती है, तो बच्चे के ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, वो भी देखते हैं, तो वो भी धीरे-धीरे क्या है, वो गाली-गलौज करना सीख जाते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है हमारे समाजीकरण प्रक्रिया पर बच्चों के हमारा जो आस-पड़ोस है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से क्या पड़ता है, इफ़ेक्ट पड़ता है। साइको इकोनॉमिक स्टेटस भी हमारा यहाँ पर जब हम डिफरेंट साइको इकोनॉमिक स्टेटस में बच्चों के व्यवहारों में भी डिफरेंस पाया जाता है। आप देखते हो बहुत ही रिचेस्ट सोसाइटी के बच्चे हैं, ठीक है? उनके दृष्टिकोण में और उनके माता-पिता के दृष्टिकोण में और एक बिल्कुल एक मिडल लेवल का है जो मिडल क्लास फैमिली है, उसके दृष्टिकोण में, उसके पर्सपेक्टिव में और एक बिल्कुल ही क्या है, बिल्कुल गरीब बच्चा है, बीपीएल से भी नीचे आ रहा है, तो उसके दृष्टिकोण में भी क्या है, अलग वो पाया जाता है, ठीक है? यानी कि साइको इकोनॉमिक स्टेटस के कारण भी बच्चे के क्या है, जो बिहेवियर में है वो डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है? उसके बाद आता है माता-पिता का व्यवसाय, बच्चे के माता-पिता का क्या व्यवसाय है, ये भी समाजीकरण की प्रक्रिया में उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है। चाइल्डहुड से ही बालक क्या है पर ये प्रभाव डालता है कि बालक के पालन-पोषण पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर किसी का पेरेंट्स अच्छी जॉब करता है तो वह अपने बच्चे को हर सुख-सुविधा देता है और जिसके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हैं, पैसे की तंगी है, तो वो बच्चा क्या तंगी में पलता है, तो उसके पर्सपेक्टिव अलग होते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या है, ये सारी चीज़ें बच्चा कहाँ से सीख रहा है, अपनी सोसाइटी से सीख रहा है। दूसरा क्या है, आपके सिबलिंग्स का भी इन्फ्लुएंस पड़ता है। आपके जितने भाई-बहन हैं, ठीक है? आपके माता-पिता के साथ रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई हैं, ठीक है? और आस-पड़ोस से बच्चा क्या-क्या सीखता है, पॉजिटिव, नेगेटिव ये बातें सीख ली। मैम आस सहयोग और सहानुभूति मतलब कहने का जो आस पड़ोस है कहते हैं ना जैसे हाँ जी। रिश्तेदार से ज्यादा तो आपका पड़ोस सगा होता है कि कोई भी दिक्कत परेशानी है आपके सबसे पहले पड़ोस आगे आता है। तो वही ना मैम आपस में सहयोग सहानुभूति होती है, पड़ोस के जो लोग हैं कोई भी दिक्कत परेशानी है सबसे पहले आगे आते हैं। आपकी बीमारी है कि किसी भी तरह का कोई संकट है या खुशी है दुख है, मतलब हर तरह में सबसे पहले आपका पड़ोस आगे आता है हाँ सहयोग और जी। सहानुभूति देने। और मैम सुरक्षा की भावना होती है, अब जैसे कि मतलब समझो हमें कहीं जाना है, हमारे पड़ोस के साथ अच्छे रिलेशन है, हम उनको कह सकते हैं भाई हम 2-4 दिन के लिए कहीं आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखना। तो सुरक्षा रहती है, हमें फिर टेंशन नहीं रहती अपने घर के पीछे से कि कोई है या नहीं है, कि सुरक्षा की भावना रहती है, निगरानी रहती है। ये है मैम सांस्कृतिक विकास होता है, सांस्कृतिक विकास में जैसे कि अब सोसाइटी मिलके अपना मतलब साथ मिलके त्योहार मना रहे हैं, परंपराएँ हैं। अब सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि सब एक ही धर्म के रह रहे हैं, अलग-अलग धर्म के रह रहे हैं, अलग-अलग उनके रीति-रिवाज, परंपराएँ, त्योहार होते हैं। तो बच्चा क्या है इन सब से अलग-अलग चीज़ों को सीखता है, सारी परंपराएँ सीखता है सबकी अलग-अलग।
और मैम इसमें मनोरंजन और सामाजिक संपर्क भी होता है, कि ऐसा नहीं है कि अब कोई भी ऑर्गेनाइज मतलब कहने का कोई भी अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है सोसाइटी में या आपके आस पड़ोस में, उससे क्या है मनोरंजन होता है बच्चों का, एक दूसरे के टच में आते हैं, सोशलाइजेशन होता है, उनका सामाजिक संपर्क बढ़ता है, बच्चे आपस में खेलते हैं, बातचीत करते हैं। ऐसा ही नहीं कि बच्चे का, बड़े का भी होता है समाजीकरण, कि बड़े भी आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, कोई कुछ अपने अनुभव शेयर करता है, कोई दूसरा अपने अनुभव, तो उन अनुभवों से भी सीखता है। मैम देखा जाए मतलब कहने का, ये जो आस पड़ोस है आपका, ये औपचारिक ना कहकर के अनौपचारिक शिक्षा के केंद्र भी होते हैं, कि कुछ ना कुछ शिक्षा ही देते हैं। कि कोई भी मतलब भाषा सीखने में ऐसे कि भाई कोई पंजाबी रह रहा है, कोई हरियाणवी, हरियाणा का कोई बंदा है, कोई साउथ का बंदा है, तो उनसे दो चार चीजें भी सीखते हैं, उनकी भाषा सीख लेते हैं, कोई शब्द सीख लेते हैं, उनकी आदतें सीख लेते हैं। कोई अगर उनके परिवार में अच्छी आदतें हैं, कोई मैम ऐसा ऐसा नहीं है कि सकारात्मक ही प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक भी पड़ जाता है कई बार। कि कोई मतलब थोड़ी रिच फैमिली का बच्चा है, किसी थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे दोनों साथ में खेल रहे हैं, और वो रिच फैमिली वाला बच्चा ये करेगा, आके उसे दिखाएगा कि देख मेरे पापा तो ये लाया, मेरी मम्मी ने ये दिया। तो लेकिन इसमें जो वो मिडिल क्लास वाली फैमिली का बच्चा है, उसके अंदर थोड़ी हीन भावना आएगी, यार देखिए उसके मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, इसको सब कुछ लाके दे देते हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा। तो मैम कहने का मतलब ये है, किसी भी, जैसे आप बोलते हो सिक्के के दो पहलू हैं, किसी भी चीज का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट पड़ते हैं। चाहे वो आस पड़ोस हो, आपका ये धार्मिक समूह है, या मतलब कहने के स्कूल, कुछ भी है मैम, सबके अच्छे हैं तो बुरे भी पहलू हैं बेटा, वो सारी खराब हो जाएगी, मत करो ऐसे। जैसे कि मैम मुझे गुजराती आ गया थोड़ा थोड़ा। हाँ जी। ये चीज, और सामाजिक नियंत्रण होता है मैम। नियंत्रण मतलब कहने का कि अब हमारे आस पड़ोस से ज्यादा संबंध अच्छे हैं, तो मैम वो इतना भी हक रखते हैं कि अगर हम अपने बच्चे को थप्पड़ मार रहे हैं, तो किसी मतलब साथ में कोई हमारे पड़ोस का बच्चा कुछ गलत कर रहा है, थप्पड़ ना, उसको कम से कम डांट सकते हैं आप, कि भाई नहीं ये तो गलत कर रहा है, या मैं तेरी मम्मी को शिकायत करूँ। तो बच्चे उस डर में थोड़ा सही व्यवहार करना भी सीखते हैं। तो मतलब कहने का सामाजिक कंट्रोल रहता है, अनुशासन में रहते हैं, कि नहीं वो आंटी मुझे देख लेंगी, या मतलब इन्होंने मुझे डांटा है तो आगे से मैं सही करूं व्यवहार। ये मैम, ठीक है मैम। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अब आपका आस-पड़ोस का हो गया, आपका रिलीजियन ग्रुप हो गया, फैमिली का हमने कल कर लिया था, फैमिली का फिर से वही दे रखा है। मैम एक मिनट, इसी इसी में है ना सोशलाइजेशन एंड द कम्युनिटी, तो मैम एक बार कम्युनिटी समझाना, क्या है कम्युनिटी। कम्युनिटी आपका समुदाय हो गया बेटा। जिस समुदाय से आप जिस कम्युनिटी से आप बिलॉन्ग करते हो, जैसे आप हिंदू धर्म से बिलॉन्ग कर रहे हो या फिर कोई दूसरे धर्म से बिलॉन्ग कर रहा है, तो ये आपकी कम्युनिटी आ गई। मैम मैंने पढ़ा था ये कम्युनिटी, क्योंकि आगे दोनों पॉइंट में कम्युनिटी के बारे में है, तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। कम्युनिटी वैसे तो ये कह देते हैं कि समाज तो भाई एक विस्तृत रूप हो गया, लेकिन कम्युनिटी एक छोटा रूप है, जिस लेकिन जो मतलब एक सीमित क्षेत्र में, तो मतलब इसमें ये समझ नहीं आ रहा कम्युनिटी मतलब जैसे हमारा आस पड़ोस हुआ, या नहीं देखो, बड़ा जैसे हुआ। समुदाय होता है ना, समुदाय का मतलब जैसे एक छोटा सा बहुत बड़ा शहर होता है, उसमें एक छोटा सा हम नहीं बना लेते हैं कोई राज्य, तो उसको उसमें कैसे लोग रहते हैं, वहाँ वहाँ के लोग कैसे, उनको हम कैसे फॉलो करते हैं, उसके बारे में इसमें है, समुदाय के बारे में। ओके ओके। जैसे बहुत सारी कंट्री है, अब सब देश में सब तरह के होते हैं रीति रिवाज, सब तरह के लोग रहते हैं, सब भाषाएं भी सबकी अलग अलग होती है। तो जो जैसे एक छोटा होता है ना देश, उसके बारे में हमें उसके साथ हम कितना अटैच है उस देश के बारे में, उस चीज के बारे में ही बताया गया है इसमें। ओके। आ गया बेटा समझ में? यस मैम। आगे का क्या टॉपिक है इसका? म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ मैन एंड सोसाइटी। व्यक्ति तथा समाज की पारस्परिक निर्भरता का वर्णन कीजिए, कि किस प्रकार समाज व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है और किस प्रकार एक व्यक्ति समाज के ऊपर डिपेंड है। इसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। बताइए रंजन। मैम व्यक्ति जो होता है वो समाज के अंदर ही रहता है, घनिष्ठ मतलब उसका बहुत ज्यादा संबंध होता है। मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है।
वो समाज में ही रह के हर चीज सीखता है, हमें कैसे रहना है, हमें कैसे बोलना है, हमें मतलब वो समाज को ही फॉलो करता है। समाज जो है व्यक्ति के बिना असंभव है। व्यक्ति के द्वारा ही समाज को बनाया जाता है और उसका विकास होता है। और इसमें जैसे कि सांस्कृतिक जितने भी कार्यक्रम होते हैं, हर चीज का जो विकास होता है वो समाज में, अगर व्यक्ति ना चाहे तो समाज का कैसे विकास होगा। व्यक्ति के मानसिक रूप से मानसिक विकास होता है, वो समाज के द्वारा ही किया जाता है और उसको मतलब बढ़ाया जाता है। मानव की जितनी भी इच्छाएं होती है, उनकी आवश्यकता जो भी उसकी पूर्ति होती है, उन सभी को समाज द्वारा ही पूर्ति किया जाता है। फिर है कि सामाजिकृत व्यक्तित्व, मतलब समाज में व्यक्ति का क्या महत्व होता है। तो जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको तो कुछ भी नहीं आता, वो उसको पूरा ब्लैंक होता है। तो वो कैसे जब वो जिस घर में जन्म लेता है वहां पे जो माता पिता होते हैं उसके थ्रू ही सब कुछ सीखता है वो। तो वैसे ही जब वो समाज में जाता है तो जैसे जैसे समाज को देखता है, उसके रहन सहन, उसके रीति रिवाज, उनके बोलने का व्यवहार, वो सभी उन सभी के द्वारा क्या होता है, एक बच्चे का विकास होता है। तो वैसे ही समाज का भी फिर विकास होता है। फिर है व्यक्ति का विकास। समाज में मतलब हमारे व्यक्ति का कैसे विकास होता है, उसके मस्तिष्क का विकास होता है, नैतिकता का विकास होता है, मानसिक, सामाजिक, भौतिक, नैतिक, जितने तरह के ये जितने भी विकास होते हैं वो सभी हम समाज में रहकर ही सीखते हैं और समाज के द्वारा ही इसमें विकास किया जाता है। रेमंड के अनुसार समाज से अलग व्यक्ति का मात्र एक कल्पना है। व्यक्ति जो है, अगर समाज नहीं रहेगा तो व्यक्ति अपने आप से कुछ भी सोचता रहेगा, कल्पना करेगा कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे, या ऐसे होता तो ऐसा होता। सिर्फ हम कल्पना की दुनिया में ही जी सकते थे। लेकिन समाज के आने से क्या हुआ कि मानव ने अपना समाज को देख देख के उसको, उसकी रीतियों को अपनाया, उसको आगे बढ़ाया, उसको कैसे विकास करना है, उसके उसके तरीके से उसने चलना सीखा, जिससे कि उसका हर चीज का विकास हो सके। फिर क्या है कि सुरक्षा, अगर हमारे समाज में सुरक्षा नहीं होगा तो व्यक्ति का कैसे विकास होगा। तो सुरक्षा, न्याय, शांति, इस तरह से भी हमारे समाज को इंक्रीज किया गया है। और समाज में जितने भी लोग हैं उनको हर प्रकार से कुशलता बनाया जाता है, ताकि लोगों को कभी किसी से डरे ना, हमेशा बातों को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सके, उसको आगे बढ़ा सके। नवीन विचारों को भी लाया जाता है समाज में, नए-नए प्रकार के वो फंक्शन वगैरह करते हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, उन सभी के द्वारा भी मानव का विकास होता है। बस मैम यही है। सही है बेटा। और क्या-क्या हो सकता है भई इसमें? व्यक्ति और मैम समाज के संबंध में? व्यक्ति और समाज का संबंध में व्यक्ति जो है समाज पे ही निर्भर रहता है। हाँ जी। और व्यक्ति कितना भी कोशिश कर ले अकेले, मतलब अकेले अपना विकास करने की या अकेले जीने के लिए, लेकिन उसको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली समाज की जरूरत पड़ती ही है। व्यक्ति जी, जी। अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ जी। अब आप अपनी देख लो, आपकी बहुत सारी जैसे फूड की नीड है, वो क्या है, आप अकेले तो कंप्लीट नहीं कर सकते कि सारी चीज़ें आप खुद ही उगा लोगे, नहीं। कोई चीज़ हम किसी से लेते हैं, कोई चीज़ हम किसी से लेते हैं। तो हमारी फूड से रिलेटेड जितनी भी नीड्स हैं, वो कहाँ से पूरी होती है, हमारी सोसाइटी से। कहीं से हम क्या खरीद रहे हैं, सब्जियाँ खरीद रहे हैं, कहीं से अनाज खरीद रहे हैं, कहीं से कुछ खरीद रहे हैं, ठीक है? उसके बाद क्या है, आपकी कोई भी फीलिंग्स हैं, भावनाएँ भी आपकी कहाँ पे डेवलप होती हैं? समाज में ही होती है। इसलिए मनुष्य का क्या है, एक समाज के ऊपर डिपेंडेंस है, क्योंकि वो अपनी भावनाएँ, फीलिंग्स कहाँ से सीख रहा है? अपने समाज से सीख रहा है। किसी के ऊपर गुस्सा होना, किसी से बोलना, किसी को सुनना आराम से बैठ के, ठीक है? कोई भी कार्य करना, तो ये सारी चीज़ें कहाँ, किसके ऊपर डिपेंड है वो? समाज के ऊपर। अगर वो एक अकेला होता और इस दुनिया में कोई भी नहीं होता, अगर आपको किसी एक ऐसे आइलैंड पे छोड़ दिया जाए जहाँ पे आपके अलावा और कोई नहीं है, तो आप कितने दिन सर्वाइव कर पाओगे? 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 1 मिनट, मैंने ना बाय मिस्टेक कहीं कुछ और सेंड कर दिया। भी माइक ऑफ करो। ठीक है बेटा।
आपकी तो आप बहुत सारी चीज़ें, आपकी फीलिंग्स हो गई, आपको किसी के सहारे की ज़रूरत है, आपको भोजन की आवश्यकता है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप किसके ऊपर डिपेंड हो? अपने समाज के ऊपर डिपेंड हो। आपको अपने घर की या फिर सुरक्षा की, स्वास्थ्य की, हेल्थ से रिलेटेड आपकी कल्चरल डेवलपमेंट, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपकी समाज के ऊपर डिपेंड है इसके लिए। आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए भी आप किसके ऊपर डिपेंड हो? अपने उसके लिए हो, ठीक है। अब क्या है, आपकी कोई भी कलात्मक डेवलपमेंट है, यानी कि भौतिक सुख ही काफ़ी नहीं है, विभिन्न प्रकार की कलाएँ, आपको कोई भी मनोरंजन युक्त कोई भी चीज़ है, तो ये सारी चीज़ों की डेवलपमेंट कहाँ पर है? आपके समाज पे ही आपको डिपेंड होना पड़ता है। आपके शांति और व्यवस्था का स्रोत, जीवन में क्या है, अगर आपको कुछ कल्याणकारी चीज़ें करनी हैं, ठीक है, जीवन में अगर आपको कुछ कल्याणकारी चीज़ें करनी हैं, कहीं पर डोनेट करना है, दान आदि करना है, तो भी क्या है, वो आप समाज के लिए ही करते हो। अगर आप अकेले हो तो क्या करोगे, ठीक है? तो इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें क्या है, अपनी आत्म अभिव्यक्ति की प्रकृति भी हम कहाँ से सीखते हैं? अपने समाज से सीखते हैं। अनुकरण की प्रवृत्ति, यानी कि फ़ॉलो अप करने का सिस्टम भी हमने कहाँ से, हमने किसी को देखा तभी तो हम उसको अनुकरण कर रहे हैं, तभी तो हम उसको आदर्श मान रहे हैं, ठीक है? तो भी क्या है, हमारा किसके करनी है हमें इसलिए एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके समाजीकरण के लिए उसको किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है? समाज में। उसको अपनी लाइफ में सर्वाइव करने के लिए भी किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है? एक समाज में। इसलिए क्या है, एक व्यक्ति के लिए समाज बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक व्यक्ति की जितनी भी ओवरऑल डेवलपमेंट है वो समाज में रहकर ही पूरी होती है। और एक व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। उसकी सारी चीज़ें, उसकी सभ्यता, सब कुछ कहाँ से उसको मिली है? समाज से ही उसको मिली है। तो सोशल एफिशिएंसी उसको समाज से मिलती है, उसकी इंडिविजुअल डेवलपमेंट वो भी समाज से होती है। सोशल, मनुष्य की जो सामाजिक प्रति है, सोशल जो नेचर बनता है, वो भी कहाँ से बनता है? समाज से ही बनता है। सिक्योरिटी, जस्टिस और पीस, ये सारी चीज़ें भी उसको कहाँ से मिल रही है? अपनी सोसाइटी से मिल रही है। इसलिए क्या है, एक व्यक्ति एक समाज के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। और समाज क्या है? व्यक्ति के ऊपर डिपेंड। समाज कैसे डिपेंड करेगा भाई? व्यक्ति ही नहीं होंगे, कोई होगा ही नहीं, तो समाज बनेगा कैसे? तो व्यक्तियों से ही क्या है, समाज बन रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में? जी मैम। अब अगला देखिए, अगला क्या है, आपके स्कूल का क्या रोल है? ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, स्कूल वाला टॉपिक हमने पहले कर रखा है। यस मैम, वो समावेशी विद्यालय का सृजन में। अब देखते हैं स्कूल का क्या योगदान है, ठीक है। मैम अपनी भाषा भूल नहीं पा रहे हो। निकलेगी भाई। सही बात है मैम, कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। समाज में दिया हुआ है कि एक समाज को समान संस्कृति, रुचियों और विचारों आदि को साझा करने वाले लोगों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब वो समूह एक ही है जिसमें संस्कृति और रुचि और विचार एक जैसे हो सकते हैं उन सभी लोगों के। और लेकिन समुदाय में बोला है कि एक समुदाय को एक सामाजिक संरचना में रहने वाले समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब उसकी उनकी संस्कृति दूसरी हो सकती है, उनकी रुचियाँ अलग-अलग हो सकती हैं, उनके विचार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके रहने के स्थान की वजह से उन्हें एक समुदाय बोला गया है। समाज में अधिक जटिलता पाई जाती है। समाज में मतलब बहुत कानून होते हैं कि हमारे समाज में ऐसा होता है, हमारे समाज में वैसा होता है। तो ये जटिलता का मतलब एक रूप है कि जटिलता उसमें दिखाई गई है। लेकिन समुदाय में कम जटिलता पाई जाती है। समुदाय में जैसे कि सोसाइटीज़ में लोग रहते हैं तो अलग-अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो उसमें सबको मतलब एक लचीलापन रहता है कि हम ये भी मान लेते हैं, वो भी मान लेते हैं। तो उसमें ये त्योहार मना लिया, वो त्योहार मना लिया, तो उसमें वो होता है। लेकिन फिर बोला है कि समाज अमूर्त होता है, इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। समाज को देख नहीं सकते हैं और समुदाय मूर्त होता है, इसे देखा जा सकता है। समुदाय जो कम्युनिटी है, वो देखी जा सकती है। और बोला है कि समाज का क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत होता है। मतलब कि समाज हो सकता है कि हमारे समाज के आधे लोग
जैसे हमारे समाज के आधे लोग दिल्ली में रहते हैं, कुछ लोग हमारी सेम रुचि के, सेम संस्कृति के लोग हो सकता है राजस्थान में रहते हों, लेकिन वो सेम समाज के लोग कहलाए जा सकते हैं। लेकिन समुदाय का क्षेत्र भौतिक दृष्टि से सीमित होता है, लेकिन समुदाय जो है, कम्युनिटी जो है, या कह लो कि हमारी जो कॉलोनी है, उसमें रहने वाले लोग जो हैं वो भौगोलिक रूप से थोड़ी सीमित जगह रहेगी उनकी। समाज में अनेकाएक परिवर्तन होते रहते हैं तथा परिवर्तन की गति तीव्र होती है। समाज में आए दिन नई-नई विचारों वाले लोग उभरते रहते हैं कि हमें ये परंपरा छोड़ देनी चाहिए या ये परंपरा में ऐसा चेंज कर देना चाहिए। लेकिन समुदाय में अपेक्षाकृत कम परिवर्तन होते हैं तथा परिवर्तन की गति भी धीमी होती है। लेकिन कम्युनिटी में क्या होता है, कम्युनिटी में एक बार रूल्स बना दिए जाते हैं कि हमारी सोसाइटी में ऐसा होना होगा, इतने बजे के बाद में बाहर नहीं जा सकते, अंदर नहीं आ सकते, तो ये सारी चीज़ें उनमें रूल्स बनाए हुए होते हैं, तो वो वही बता रखा है इसमें। तो मतलब मेन है कि समाज ज़्यादातर है कि दिखाई नहीं देने वाली चीज़, यानी कि जैसे हमारी सोच है, हमारी भावनाएँ हैं, हमारी संस्कृति है, उनसे जुड़े हुए लोग, उनको साझा करने वाले लोग एक समुदाय का हिस्सा कहलाए जाते हैं। लेकिन समुदाय वहाँ पे समाज के लोग कहलाए जाते हैं, सॉरी। लेकिन समुदाय के लोग भौगोलिक दृष्टि से एक साथ रहने वाले लोगों को हम कह सकते हैं। तो जो ये नेबर वाला पॉइंट है, नेबरहुड वाला पॉइंट है, वो हम समुदाय में लिख सकते हैं कि हमारे नेबरहुड में कैसे लोग हैं, तो वो हमारे समुदाय का हिस्सा हैं। लेकिन हो सकता है हमारे चाचा-ताऊ जो हमारी सेम रुचि के जो लोग हैं, वो हो सकता है दूसरी जगह पे रहते हो, जैसे ज़्यादातर मेरे रिलेटिव्स राजस्थान में रहते हैं, तो हमारे वो समाज के लोग हो गए हैं। तो ऐसे ही समाज जो है वो भौगोलिक दृष्टि से ना देखते हुए सांस्कृतिक रुचियों से देखा जाता है, लेकिन समुदाय भौगोलिक दृष्टि से देखा जाता है, बस यही है मैम। मुझे तो इतना ही समझ आया। वेरी गुड बेटे, आ गया समझ में। आ गया ना बेटा सबको, समुदाय का और समाज का डिफरेंस। यस मैम। अब आगे आपका जो टॉपिक है वो है एट स्कूल, इम्पैक्ट ऑफ एंट्री टू स्कूल, रिलेशन बिटवीन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बेटे, रिलेशन बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी, वैल्यू फॉर्मेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूलिंग, यानी कि रोल ऑफ स्कूलिंग इन डेवलपमेंटिंग नेशनल, सेक्युलर एंड ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज। यानी कि सबसे पहले स्कूल का बताएंगे हम कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारा स्कूल में एंट्री जाते ही सबसे पहले, फिर क्या रिलेशन है स्कूल का और सोसाइटी का, और वैल्यू फॉर्मेशन किस प्रकार करता है, यानी कि हमारे अंदर मूल्यों का निर्माण कैसे करता है स्कूल, या फिर स्कूल का क्या रोल रहता है हमारे अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में, एक सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्षता और एक मानवता की भावना को पैदा करने में स्कूल का क्या रोल है। तो सबसे पहले आता है एट स्कूल, इम्पैक्ट ऑफ एंट्री टू स्कूल, विद्यालय में प्रवेश का प्रभाव। स्कूल क्या होता है, हमारा एक एक्टिव और फॉर्मल फैक्टर होता है। ठीक है बेटा, देखिए जो हमारा स्कूल होता है वो एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर क्या है बच्चे आकर पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। ये एक्टिव और फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है अलग अलग संस्कृति और अलग अलग जटिलताओं के कारण इसका बहुत महत्व है। अलग अलग संस्कृति, क्योंकि स्कूल में क्या है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के बच्चे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो किसी भी राष्ट्र की अगर हम प्रोग्रेस चाहते हैं तो हमें क्या है किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विधानसभा, न्यायालय और फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि स्कूलों में होता है। ये किसने कहा है, एस बालकृष्ण जोशी ने। ठीक है, तो स्कूल शब्द का जो आरंभ है, या स्कूल शब्द यूनानी भाषा के शब्द स्कूल से निकल के आया है, जिसका अर्थ होता है अवकाश, लेजर। ठीक है, तो अवकाश को स्कूल के साथ संबंधित करने का कारण ये है कि प्राचीन काल से ही शिक्षा जनसाधारण के लिए नहीं थी। उदार शिक्षा प्राप्त केवल समाज के उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही विशेष अधिकार थी, क्योंकि इनके पास संस्कृति के उच्च आदर्शों के निर्माण के लिए पर्याप्त अवकाश हुआ करता था। तो ये पुरानी जो हमारी
धारणा है उसके बारे में इन्होंने बताया है। ओरिजिन ऑफ द स्कूल एज द एजेंसी ऑफ द एजुकेशन, शिक्षा साधन के रूप में स्कूल का आरंभ। प्राचीन काल से ही लोगों का जीवन क्या था, बहुत सरल था। उनकी परिवार में बच्चों को शिक्षा देने का प्रमुख साधन है, परिवार ही बच्चों को शिक्षा देने का मेन सोर्स होता था, क्योंकि क्या थी, जो एजुकेशन का अधिकार था वो तो सिर्फ उच्च जाति वाले लोगों को ही या जो रिच व्यक्ति थे उनको ही था, जो बिल्कुल साधारण व्यक्ति थे उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। तो उनकी जो शिक्षा थी वो क्या है, फैमिली में ही होती थी, या फिर कोई धार्मिक संस्थान, मंदिर, मस्जिद, गिरजा द्वारे वहां पर हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारा समाज में चेंज हुआ, आगे बढ़ते गए हम, ठीक है, तो वहां पर फिर बात आई कि स्कूल ही एक ऐसा, अगर हमें किसी राष्ट्र की प्रगति चाहिए तो हमें क्या चाहिए, स्कूल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कूल ही एक ऐसी संस्थान है, एक औपचारिक संस्थान है जो क्या है, हमारी नई पीढ़ियों को कुशलता पूर्वक जो कल्चरल विरासत है वो प्रदान कर सकती है। और परिवार अन्य अनौपचारिक साधनों को अपर्याप्त समझा जाने लगा, यानी कि जैसे जैसे हमें ये नीड हुई कि भाई स्कूल होने चाहिए, सबको क्या है, सबको एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार है, तभी हमारी नई पीढ़ियां ज्ञान प्राप्त कर पाएंगी, हमारी सांस्कृतिक विरासत को संभाल पाएंगी। तो संसार के बहुत से देशों जैसे मिस्र, चीन और रोम आदि में लेखन और गणित के विकास के साथ साथ स्कूलों का गठन आरंभ हुआ, और समय के साथ साथ यह पुरोहित वर्ग के लोगों के लिए सीमित न रहकर जनसाधारण के लिए आवश्यक समझा जाने लगा। यानी कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझाया जा रहा है स्कूल की फॉर्मेशन का, कि स्कूल क्यों आवश्यक थे। पहले क्या था, सिर्फ जो उच्च घराने के बच्चे होते थे या राजा महाराजाओं के जो बच्चे होते थे या उनके यहाँ पे जो मंत्री होते थे, सिर्फ उन्हीं के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, जो जनसाधारण था उनको कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे जरूरत महसूस हुई, भारत में भी क्या है, स्कूलों की जो स्थापना है वो अंग्रेजों ने दी है। 1813 में उन्होंने सोचा कि क्यों ना इंडिया में स्कूलों को खोला जाए और यहीं से हम इनको ब्रिटिश एजुकेशन हम इनको प्रोवाइड करेंगे और यहीं से हमें सस्ते क्लर्क मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनका तो जस्ट नजरिया क्या था कि हमें क्लर्क यहीं पे मिल जाएंगे, हमें बाहर से नहीं मंगवाने पड़ेंगे, मतलब ब्रिटिश से हमें मंगवाने क्या बुलाने नहीं पड़ेंगे, कोई वस्तु तो है नहीं, ठीक है, तो हमें वहां से नहीं बुलाने पड़ेंगे क्योंकि वहां से महंगे पड़ते हैं। तब अंग्रेजों ने 1813 से यहाँ से स्टार्टिंग की भारतीयों को शिक्षा देने के लिए, और फिर आगे आगे ये क्या है, सोच आगे बदली और आगे स्कूलों का निर्माण हुआ। तो अलग अलग देशों ने अपने अपने टाइम पे वहां पर क्या है, स्कूलों का गठन आरंभ कर दिया। तो यहाँ पर अलग अलग लोगों ने स्कूल की डेफिनेशन दे रखी है कि स्कूल एक ऐसा सामाजिक आविष्कारक है जो बच्चे के विशिष्ट शिक्षण द्वारा समाज की सेवा करता है। हाँ जी, स्कूल क्या है, एक ऐसा सामाजिक, इसको क्या बोला है, आविष्कारक क्यों बोला गया है, क्योंकि स्कूल में ही पढ़ के बच्चे अपना बेस क्लियर करते हैं और वहीं से बच्चों को प्रेरणा मिलती है। कोई डॉक्टर बन के निकलता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, यानी कि किसी न किसी रूप में क्या कर रहे हैं, वो समाज की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग जिसने दी है आप देख लेना जिसकी आपको अच्छी लगे। यानी कि स्कूल ईंट और गारा से बनी कोई इमारत नहीं है, इसमें विभिन्न प्रकार के छात्र और टीचर होते हैं। स्कूल बाजार नहीं है, यहाँ विभिन्न योग्यता वाले अनैच्छिक व्यक्तियों को ज्ञान प्रदान किया जाए, तो ये कोई बाजार नहीं है, ये ना ही कोई प्लेटफॉर्म है। स्कूल का मेन ऑब्जेक्टिव अपने एक क्या करना है, एक समाज को विकसित करना है। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। ये तो बात थी स्कूल होते क्या हैं, अब बात है कि स्कूल का क्या इम्पैक्ट है। फंक्शन ऑफ स्कूल एट द एजेंसी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का साधन के रूप में या स्कूल के क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, यानी कि अब उस टॉपिक पे आते हैं कि स्कूल का क्या योगदान है हमारा। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ एंट्री टू स्कूल, स्कूल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी का या एक बच्चे के ऊपर। सबसे पहले तो फिजिकल डेवलपमेंट, आपकी फिजिकल डेवलपमेंट स्कूल से होती है। स्कूल में क्या है, आपको गेम खिलाए जाते हैं अलग अलग, उसमें आप पार्टिसिपेट करते हो। ठीक है, आपके मेडिटेशन भी होता है, आपकी
और अलग से मतलब क्लासेस भी लगती हैं, योगा वगैरह भी होता है, ठीक है। तो आपको खेल कूद की, व्यायाम की पूरी व्यवस्था आपकी स्कूल में होती है। एनसीसी के कैंप लगते हैं, स्काउट एंड गाइड के कैंप लगते हैं। तो इससे क्या होती है, आपकी फिजिकल डेवलपमेंट होती है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल यानी कि मानसिक विकास आपका कहाँ से होता है, ये भी आपका स्कूल से होता है। आप अलग अलग आपकी कहाँ पर कितनी क्या आपकी योग्यता है, क्या एबिलिटी है, कहाँ पे इंटरेस्ट है, किस विषय, कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, कहाँ पर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, और अलग अलग जो भी आपके जैसे क्विज होते रहते हैं वहाँ पर आपके ग्रुप डिस्कशन, तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके बौद्धिक विकास में हेल्प करते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट, स्कूल में ही आप इमोशनल डेवलपमेंट भी सीखते हो, एक दूसरे का सहयोग देना, एक दूसरे के, अगर आप गेम खेल रहे हो तो कोई हार जाता है तो खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है, रोने नहीं लगता। तो क्या है, हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, हमारा जो साहित्य है, उससे रिलेटेड इमोशंस भी हमारे कहाँ पर डेवलप होते हैं, हमारे स्कूल में। उसके बाद क्या है, करेक्टर और मोरल डेवलपमेंट, हमारे चरित्र का निर्माण के, ठीक है, और हमारी नैतिक विकास भी कहाँ पर होता है, स्कूल में होता है। सामाजिक विकास की बात आ गई कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे क्या करना है, क्या सही क्या गलत है, ये भी स्कूल से ही सीखता है। उसके बाद है कल्चरल डेवलपमेंट। कल्चरल डेवलपमेंट में ये सारे पॉइंट आपके आ रखे हैं पहले। कल्चरल डेवलपमेंट आप स्कूल से सीखते हो, वोकेशनल डेवलपमेंट आपकी स्कूल से होती है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बता दी, कल्टीवेशन ऑफ हायर्स वैल्यू उच्चतर मूल्य, पोस्ट स्कूलर जिसमें स्कूल के पश्चात आपको एडजस्ट होना है, चाहे आपको किसी कॉलेज में जाना है या कोई जॉब करनी है, तो क्या है, स्कूल आपको इस लायक बनाता है आप किसी भी इन्वायरमेंट में इजीली एडजस्टमेंट कर पाओ। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में भी हेल्प करता है। ट्रेनिंग इन लीडरशिप, नेतृत्व के लिए भी प्रशिक्षण देता है, यानी कि बच्चे को अंदर बचपन से ही क्या है, लीडरशिप के गुण विद्यमान बताए गए हैं, और स्कूल क्या करता है, उनको पुशअप करता है और आगे बढ़ाता है। माता पिता की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ, यानी कि माता पिता को शिक्षित करना भी स्कूल का एक महत्वपूर्ण कार्य है, ताकि वे अपने घरों में अच्छी तरह से ऐसा सिस्टम करें कि बच्चा अपनी अच्छी तरह से शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास के लिए उनको उपयोगी वातावरण की व्यवस्था कर सके। तो ये सारी चीजें इसने क्या बता रखी हैं, स्कूल से रिलेटेड बता रखी हैं। अब क्या है, इसमें कुछ और भी व्यूज दे रखे हैं थॉमसन के। थॉमसन ने क्या बताया है कि स्कूल के कुछ 4-5 कार्य हैं, उनको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अतिरिक्त और भी आदर्श थॉमसन नामक शिक्षा शास्त्री के अनुसार विद्यालय के कुछ अन्य कार्य हैं, जैसे आदिकाल से लेकर समाज में उत्पन्न अब तक लोगों ने जो भी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में दिया है या जो भी विचार दिए हैं, वे हमारी सामाजिक विरासत है। तो उन चीज़ों को हमें अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है, तो ये एक स्कूल का ही काम है, ठीक है। आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति से, अपने जो जो लोगों ने जो जो योगदान दिए हैं उनसे परिचित करवाना। हाँ जी, देखो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि देखो अगर हम नहीं पढ़ रहे होते तो क्या हमें पता होता कि कोई भगत सिंह भी था, हमारी आज़ादी की भी लड़ाई लड़ी गई, या फिर कोई हमारा देश गुलाम भी था। तो हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ें, हमें स्कूल से पता लग रही है किसका क्या रोल रहा है हमारी आज़ादी की लड़ाई में, ठीक है। ऐसे ही साइंस के क्षेत्र में भारतीयों का कितना योगदान रहा है, औरों का कितना योगदान रहा है, किसने क्या कंसेप्ट दिए, अगर हम नहीं पढ़ते तो हमें कभी पता ही नहीं लगता कि किसने क्या कंसेप्ट दिए। तो ये क्या है, हमें समाज की प्रगति की ओर ले जाता है। आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय का कार्य समाज को अनंत तथा शाश्वत मूल्य, आदर्शों और सत्य की शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है। उन्हें संरक्षण देता है, उन्हें प्रगतिशील बनाता है, ठीक है। ये सारी चीजें बताई गई हैं। और क्या क्या बताया है थॉमसन ने, उनको सामाजिक, उनके चरित्र का निर्माण करता है, ठीक है। उनको बौद्धिक प्रशिक्षण देना, राष्ट्रीयता की भावना, देशभक्ति की भावना उनके अंदर डालना, स्वच्छता के प्रति ट्रेनिंग देना, ठीक है। उनको साफ सफाई के बारे में बताना। तो ये सारे काम किसके हैं भाई, आपके स्कूल के हैं। तो ये सारी चीजें स्कूल करता है हमारे लिए। अंडरस्टैंड? यस मैम। मैम, बच्चों में तर्क वितर्क आता है, मतलब कहने का किसी भी चीज को अच्छा एकदम से ना मान करके कि वो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या उसका साइंटिफिक रीजन है। अब जैसे कोई धार्मिक रूढ़िवादी कोई त्योहार है, त्योहार नहीं कह सकते, मतलब कोई परंपरा है, कोई विचार है, उनके पीछे का साइंटिफिक रीजन जानने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों है। हाँ जी। मतलब इतना सोचने के काबिल बनाता है स्कूल पढ़ाई।
ठीक है, आगे है आपका स्कूल और सोसाइटी का क्या रिलेशन है। ठीक है, ये खुद पढ़ लेना, ये तो बिल्कुल इजी पॉइंट है स्कूल और सोसाइटी का। इसमें वही आएगा, स्कूल में हम नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र अलग अलग उनके विषय में पढ़ते हैं, और फिर यही चीज़ें हमें हमारे जो बीता हुआ जो हमारा समाज है उसके बारे में बताता है। ठीक है, स्कूल ही हमें बताता है। अगर देखो हम स्कूल में नहीं पढ़ रहे होते तो हमें कैसे पता लगता कि हमारा इन्वेंशन बंदरों से हुआ है। ठीक है, प्राचीन समय में किस प्रकार से एक मनुष्य का जन्म हुआ, या किस तरीके से हम हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे थे। ठीक है, उसके बाद विद्यालय का समाज पर अलग अलग बताया गया है। एक तो समाज का विद्यालय पर क्या असर पड़ता है और विद्यालय का समाज पर क्या इफेक्ट पड़ता है। विद्यालय का समाज पर इफेक्ट है संस्कृति की सुरक्षा। विद्यालय की तो समाज पर वो इफेक्ट पड़े जो हमने विद्यालय के रोल, क्योंकि रोल तो सेम ही रहेंगे विद्यालय के, लेकिन स्टार्टिंग होती है इसकी समाज से, कि समाज में विद्यालय का निर्माण होता है। कि जैसे मैंने लिखा है कुछ, शिक्षा के उद्देश्यों का पर प्रभाव, मतलब मैं बता रही हूँ कि रोल समाज का क्या रोल है विद्यालय पर, मतलब क्या प्रभाव पड़ता है समाज का विद्यालय पर। इसमें यह है शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव, जैसे कि जो स्कूल है हमारा, मतलब उसमें जो भी उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं पढ़ाई के, वो हमें मतलब हमारी वर्तमान जो हमारा समाज है उसमें क्या उद्देश्य हैं, या मतलब उसमें क्या चीजें हमें चाहिए, हमें बच्चे को किस काबिल बनाना है, तो ये उद्देश्य ही समाज में होते हैं, और ये समाज के उद्देश्य ही हमारे विद्यालय में आते हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य कौन निर्धारित करता है? हमारा समाज में, मतलब जैसे कि विद्यालय में शिक्षा का उद्देश्य समाज तय करता है। जैसे कि हाँ, जैसा समाज होगा वैसा ही हमारा विद्यालय, वैसे ही हमारे विद्यालय की शिक्षा होगी। उदाहरण था, जैसे हमारा समाज लोकतांत्रिक है, तो बच्चे को स्कूल में आकर उसकी लोकतांत्रिक शिक्षा की, मतलब उसने ये तो सीख लिया, लोकतंत्र शब्द सीख लिया, लोकतंत्र क्या होता है उसके बारे में पूरा जानना कौन सिखाता है? हमें विद्यालय सिखाता है। ठीक है ना, कि उस तरीके से उसकी शिक्षा दी जाएगी कि उसको लोकतंत्र के बारे में बताया जाए, क्योंकि हमारा समाज लोकतंत्र है। मतलब जैसा हमारा समाज है वही उद्देश्य हमारे स्कूल में आते हैं, और स्कूल हमें उसको सिखाता है। फिर हम उन उद्देश्यों को सीख करके जब वापस उस समाज में जाते हैं पढ़ाई पूरी करके, तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ जी। और सेकंड है जैसे पाठ्यक्रम पर प्रभाव, जो मतलब हमारे स्कूल का जो करिकुलम है वो भी हमारे समाज से ही आता है। वो ऐसे कि समाज के अनुरूप ही पाठ्यक्रम का निर्माण होगा। जैसे कि समाज में कोई जैसे आजकल मैम आईटीसी या फिर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ होने लगा है, तो हमारे स्कूल में भी उसको यूज़ करने लगे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्योंकि जब बच्चा स्कूल में ये आईसीटी या फिर टेक्नोलॉजी के बारे में जानेगा, तो तभी तो वो वैसे समाज में जी पाएगा। अब भाई हम बच्चे को पुराने तरीके से पढ़ाने लग जाए, लेकिन समाज हमारा टेक्नोलॉजी के हिसाब से चल रहा है, तो हम फिर बच्चे को कैसे जी पाएगा वो बच्चा उस समाज में, जब वो टेक्नोलॉजी सीख के नहीं आएगा। तो इसका मतलब यही है कि समाज में जो आपकी वर्तमान की जरूरतें हैं वही जरूरतें आपकी विद्यालय में जाती है, और उन्हीं जरूरतों को पूरा किया जाता है बच्चे की। मतलब फिर इसमें और मैम ये लिखा हुआ है मैंने कि संस्कृति और परंपराओं का प्रभाव, मतलब जो संस्कृति है हमारी समाज में, जो परंपराएं हैं वही हमारे विद्यालय में है। कि रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृति, त्योहार, वही त्योहार मनाए जाते हैं जैसा हमारा समाज है मैम। अब हमारे यहाँ पे जैसे हिंदू ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं, क्रिश्चियन वाले त्योहार कम मनाए जाते हैं स्कूलों में, क्योंकि हिंदू या मुस्लिम आबादी ज्यादा है हमारे यहाँ पे। मतलब अब हम क्रिसमस वगैरह तो इतना नहीं मनाया जाता, कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है स्कूलों में तो मतलब जैसे राखी होती है, मनाई जाती है, राखी भी मनाते हैं मैम, प्राइवेट स्कूल्स में करते हैं, राखी का भी है। जैसे दिवाली वगैरह पे बच्चे को सेलिब्रेट करा देते हैं। कोई हमारे जो राष्ट्रीय त्योहार है, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, तो मतलब जो हमारे समाज में रीति रिवाज त्योहार है वही हमारे स्कूल में सेलिब्रेट किए जाते हैं। अनुशासन और नियम, कि मतलब अगर हमारे समाज में अनुशासन है, नियम है, तो वही हमें बच्चों को वैसे ही अनुशासन वैसे ही नियम बच्चों को भी सिखाए जाते हैं। कि जैसे विद्यालय के नियम अनुशासन समाज के नियम के अनुशासन के अनुरूप ही होते हैं, उन्हें विद्यालय में वही सिखाया जाता है। जैसे कि हमें समाज में चाहिए आगे जाकर भाई हमें समय की पाबंदी, जैसे कि मतलब कि आगे जाके हम कहीं भी कोई जॉब करते हैं भाई हमें टाइम मैनेजमेंट तो आना चाहिए, या फिर समय के पाबंद हमें होना चाहिए। वही हमें स्कूल सिखाता है कि हमें स्कूल में इतने बजे पहुंचना है, इतने बजे आना है, ये हमारा फर्स्ट पीरियड इतने से इतने हैं। तो ये इसकी तरीके, इससे हम क्या सीख रहे हैं? समय की पाबंदी, दूसरों का सम्मान करना, टीचर्स का सम्मान करते हैं हम, साथ में हमारे जो साथ में हमारे जो सहपाठी हैं, दोस्त हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। बड़ों का आदर करना, उनका कहना मानना, यही सब चीजें हम सीखते हैं। अब शिक्षण विधियां, उनका प्रभाव भी पड़ता है। जो हमारे मतलब जो स्कूल में जो हमें टीचिंग स्ट्रेटेजीज या टीचिंग
टीचिंग विधियां जो भी हमारी अपनाई जाती हैं वो हमारे समाज के तरीके से ही होती हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि जैसे डिजिटल अब मतलब समाज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से चल रहा है, आजकल टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ गई है, तो वैसे ही स्कूल में जैसे डिजिटल क्लासरूम हो गए हैं, स्मार्ट क्लास हो गई हैं, ई बुक्स आ गई हैं, ऑनलाइन लर्निंग हो गई है, तो उसी के हिसाब से हमारी शिक्षण विधियों विधियों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। समाज का मतलब समाज जैसा है वैसा ही हमारा स्कूल होता जा रहा है, उसके हिसाब से ही विद्यालय संसाधनों पर प्रभाव, जैसे कि मतलब अगर हमारा समाज समृद्ध है तो वैसे ही हमारे, अब जैसे मैम अपना दिल्ली की बात करते हैं हम, दिल्ली में इतने सारे स्कूल हैं, द्वारका वगैरह में प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पे क्या है मैम, संसाधन जो है स्कूल के वो थोड़े बढ़िया तरीके से होते हैं बजाय कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं। वो क्या है, हमारा समाज रिच है, इतना वो कर पा रहा है, वैसे मतलब संसाधन स्कूल को प्रोवाइड कर पा रहा है, तो इसलिए हमारे संसाधन जो है स्कूल के ऐसे हैं। क्योंकि मतलब जैसे है ना कि समाज जितना विकसित होगा उसको स्कूल भी उतना ही विकसित होगा, स्कूल में जो भी चीजें होंगी वो उतनी ही बढ़िया होंगी। सामाजिक समस्याओं का प्रभाव, जैसे कि अब हमारे समाज में क्या क्या समस्याएं मौजूद हैं, गरीबी, बेरोजगारी, भेदभाव, जाति व्यवस्था, ये हमारे समाज में व्याप्त है। तो इसके लिए बच्चे को जागरूक किया जाता है कि जब आप आगे चलकर स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करके जब आप अपने समाज में जाएंगे तो आप मतलब अपना ऐसा दृष्टिकोण बनाएं कि इनके लिए लड़ें, या अगर कोई किसी के साथ ऐसा भेदभाव कर रहा है तो उसके लिए लड़ें, आप आवाज उठाएं अपनी, पढ़ लिख कर आप मतलब जैसे देश की इकोनॉमी में अपना योगदान दें। तो जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं वही हमारा विद्यालय फिर उसको देखता है। अभिभावकों की मतलब जो आपके पेरेंट्स होते हैं उनकी भी भूमिका होती है, क्योंकि क्या है, अगर टाइम टू टाइम जो स्कूल है वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग अरेंज करता है, मतलब डायरी में टीचर्स बच्चे नहीं सॉरी अभिभावकों के लिए नोट देता है कि भाई कई बार बच्चा होता है कि ना, स्कूल तो मैम सब चीज नहीं कर सकता, आपके पेरेंट्स को भी साथ देना चाहिए कि भाई हम इस कितना करेंगे, थोड़ा बच्चे के ऊपर परिवार भी ध्यान दे, तो मैम दोनों के सहयोग से ही कार्य मतलब काम आगे बढ़ेगा। समाज की रुचियों के अनुसार ही शिक्षा के विषय भी होते हैं। अब जैसे समाज में रुचि, जैसे कि रुचि मतलब कहने का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, हाँ, जैसे समाज के इंटरेस्ट है समाज में, मतलब किस अब जैसे मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही इसको, कि समाज में जैसे इंटरेस्ट है तो उसी हिसाब से स्कूल में भी वही चीजें सिखाई जाती हैं कि भाई आगे चलकर समाज में इसका क्या बोलते हैं ना मैम, स्कोप जिसको बोलते हैं, मतलब इस वाली फील्ड में स्कोप ज्यादा है, तो स्कूल में भी वही विषय चुने जाते हैं। जैसे आजकल क्या है, मतलब बच्चों के ऊपर बच्चों का ये रहता है कि हमें पैसा कमाना है, मतलब हमें व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर, जैसे ना व्यावसायिक आजकल स्कूलों में क्या है, वो वोकेशनल सेक्शन होता है एक अलग, मतलब 11th 12th में अगर कोई बच्चा आर्ट्स कॉमर्स साइंस कुछ नहीं लेना चाहता तो उसके लिए वोकेशनल का ऑप्शन आ गया है। जैसे कि मतलब जैसा हमारा समाज है आजकल वोकेशनल एजुकेशन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो वही कि समाज की रुचियों के अनुसार ही शिक्षा के विषय तय किए जाते हैं। इसका मतलब ये है, वोकेशनल एजुकेशन दी जा रही है आजकल, क्योंकि सब ये सोचते हैं पढ़ाई तो मैम, अब जैसे मैं हूँ, कितनी पढ़ाई कर ली लेकिन कुछ नहीं, घर जैसे पे बैठी हूँ। एक मिनट में बताऊं, जैसे कि मैम जिन बच्चों को जैसे इंटरेस्ट है सिलाई का, तो वोकेशनल में ना एजुकेशन में ये भी आता है सिलाई का था, और सिलाई के थ्रू भी बच्चा पढ़ सकता है, थोड़ा बहुत उसमें सिलाई के बारे में बताया जाता है, और उसके बाद मतलब उसमें उसी की तरह पढ़ाया भी जाता है उसमें। हाँ, पूरा उनका ये सही। पूरा एक एग्जाम होता है। और आप देखते हो जैसे ब्यूटी वाला भी आग रखा है अब। अच्छा, हाँ मैम मैं तो वही मैम कहना चाह फैशन रही थी। डिजाइनिंग कोर्स करते हैं हाँ, कोई, तो फैशन जिनको डिजाइनिंग का भी लगा रखा है। और गवर्नमेंट स्कूलों में एक ये जो ब्यूटी पार्लर वाला जो काम होते हैं ना, ब्यूटी हेल्थ एंड ब्यूटी के नाम से एक अलग बुक है, वो भी ले सकते हैं बच्चे वोकेशनल में। और मैम जैसे योगा मैम जो न्यू एजुकेशन है, है आप जो बता रहे हो ना, ये शायद अभी आया ही होगा, लेकिन हमारे टाइम में तो सिलाई वाला था और फैशन। और मैम जैसे स्टेनो वगैरह होता है कि मतलब है ना, स्टेनो स्टेनो होता है ना, एक हाँ टाइपराइटर टाइप का हाँ, होता है ना हिंदी स्टेनो, हिंदी स्टेनो क्योंकि स्टेनो होता है। हाँ स्टेनो होता है ना, तो मैं मतलब मेरी कुछ दो चार फ्रेंड्स थी, उनको आर्ट्स वगैरह किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो स्टेनो वाली क्लास मतलब 11th 12th में वो वाला सेक्शन में चली गई थी, वो सीखती थी। तो वही है ना मैम कि ये सब क्या है आपकी, मतलब आफ्टर 12th ही आप व्यावसायिक जा सकते हो, व्यावसायिक शिक्षा
ग्रैंड मतलब इसको आपने चलो स्कूल टाइम पे सीख लिया, उसके बाद फिर आगे जाके आप उसको बढ़ा सकते हो अपना, जो भी कोई इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपको इस तरह बढ़ने की कोशिश मैम मतलब जैसे कि बढ़ाते हैं। इंस्टीट्यूट वगैरह में क्या होता है, जिन बच्चों को सिलाई में इंटरेस्ट है, जैसे फैशन डिजाइनिंग में कोर्स में इंटरेस्ट है, तो अब बच्चों को जैसे जॉब करना है, तो आगे जाके ना इन लोगों को इसी चीज में जॉब भी मिल जा रहा है आसानी से। हाँ सिलाई जी। करके भी सिलाई करके भी लोग अच्छे से मतलब कमा सकते हैं, आगे बढ़ सक रहे हैं, बढ़ जाते हैं। वही मैम ठीक समझाया है। वेरी गुड। नहीं, क्लास में पार्टिसिपेशन करते रहा करो। मैम कई बार क्या होती है ना, चीजें दिमाग में होती है, याद नहीं आती, तो कई बार ये चीजें भी हो जाती हैं मतलब। मैं भी तो भूल जाती हूँ, मैं भी हाँ भूल तो जाती हूँ कई बार। अब जैसे एकदम रंजन ने याद दिलाया दिया ना कि सिलाई वाला, तो वो मतलब समझ में आ रहा था मुझे रुचियों के अनुसार विषय का चयन, लेकिन वो एकदम होता है दिमाग में नहीं आ रहा, तो ऐसा भी हो जाता है। हाँ जी। आज का टॉपिक बेटा सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। कोई लाडला भी बैठा है या सारी यस मैम। काटने लाडलियां बैठी है मेरी? मैम रोशन तो कह रहा था आप मत जाओ, एक हफ्तों के लिए खुद गायब हो गया 2 दिन से। मैम काफी सारे पुराने जो स्टूडेंट है मिसिंग है, आते नहीं है काफी सारे। कुछ काम होगा भाई, क्या बताएं हम तो। ये तो है ही मैम, ठीक है। आजकल वो रिकॉर्डिंग वगैरह तो आप डाल ही देते हो, तो सबको ऐसा लगता है अपनी 2x पे करके